दोस्तों, अली असगर बोहरा का आप सभी रिकॉर्डिंग अजमेर व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर्स को का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस प्रकार भारतीय संविधान के संरचना के संबंध में कुछ भ्रम है, जैसे संविधान के संशोधनों की संख्या और अनुच्छेदों की संख्या के संबंध में। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि भारतीय संविधान का निर्माण किस तरीके से हुआ, उसके लिए क्या क्या किया जाना अपेक्षित था। 1934 में एम एन रॉय ने पहली बार संविधान का सभा का सुझाव दिया। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने औपचारिक रूप से संविधान की मांग की। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने संविधान के बारे में कहा था कि स्वतंत्र भारत का एक संविधान होना चाहिए जिसमें किसी बाहरी का कोई हस्तक्षेप ना हो। और उसके पीछे के बैकग्राउंड में मैंने आपको बताया था कि अंग्रेज अब तक कैसे भारत के लिए कानून बनाते रहे थे। 1942 के अगस्त प्रस्ताव के बारे में और गांधी जी के कथन के बारे में बताया। उसके अलावा कैबिनेट मिशन प्लान के बारे में मैंने आपको बताया, जिसमें संविधान सभा की जो संरचना थी उसके तहत 389 सदस्य उसमें सम्मिलित किए जाने थे। 389 में 296 निर्वाचित थे, जो 11 प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित किए जाने थे, यानी अप्रत्यक्ष रूप से वो ब्रिटिश भारत से संबंधित सदस्य थे। साथ ही 93 सदस्य जो है वो आपके राजा रजवाड़ों से आने थे। उसके बाद मैंने आपको यह भी बताया कि किस प्रकार भारत के संविधान के निर्माण में 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर 1946 की महत्ता है। 9 दिसंबर को सच्चिदानंद सिन्हा को फ्रांस की परंपरा के अनुरूप सबसे वृद्ध होने के कारण अध्यक्ष बनाया गया अस्थायी तौर पे। 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना और 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव आया। मैंने कहा था कि उद्देश्य प्रस्ताव पर इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे और इसका संविधान पर क्या प्रभाव पड़ा। चाचा नेहरू एक उद्देश्य प्रस्ताव लाए, क्योंकि 4 दिन ही हुए थे संविधान सभा को बने। उससे पहले मैं एक तथ्य आपके सामने जो पिछले लेक्चर में मुझसे गलती हुई थी मैंने सुना, उसके बाद मुझे ज्ञात हुआ कि 311 सदस्यों ने 9 दिसंबर को संविधान सभा में भाग लिया। दरअसल वो 311 नहीं थे, वो 211 थे, तो ये गलती मुझसे हुई थी। 13 दिसंबर 1946 को जो उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू लाए उसके 8 बिंदु थे। उसमें पहला बिंदु उन्होंने कहा कि हम संविधान सभा में यह प्रतिज्ञा करते हैं, प्रतिबद्धता जताते हैं कि भारत को एक संप्रभु और स्वतंत्र राज्य बनाएंगे। साथ ही इसकी भावी सरकार यानी भारत की भावी सरकार के लिए एक संविधान का निर्माण करेंगे। हुआ बिल्कुल, उद्देश्य प्रस्ताव का यह पहला बिंदु सफल हुआ कि हाँ, भारत को एक संप्रभु राष्ट्र बनाया गया। अब हम पर किसी बाहरी शक्ति का कोई दबाव नहीं है, हम स्वतंत्र हैं। क्या भारत के लिए एक संविधान का निर्माण किया संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव के अनुरूप? तो बिल्कुल सही, संविधान सभा ने पहले बिंदु पर विचार किया, पहले बिंदु पर विचार करते हुए संविधान का निर्माण कर लिया। दूसरा जो था वो कि भारत तथा उसके अंदर आने वाले ब्रिटिश राज्य और भारतीय राज्यों या फिर ऐसे कोई राज्य जो भारत के बाहर है लेकिन भारत में आना चाहते हैं, उन सभी राज्यों को मिलाकर भारत का एक संघ होगा। भारत के उस संघ में के कुछ अधिकार होंगे, वो तीसरा बिंदु है। चाचा नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव के तीसरे बिंदु में उन्होंने कहा कि ऐसे संघ के इकाई राज्य जो भारत के राज्य हैं उनके कुछ अधिकार होंगे, उनके पास अवशिष्ट शक्तियां होंगी, लेकिन उन अधिकारों के अलावा जो संघ सरकार को मिले हुए उनके अलावा वो सारे उन अधिकारों का उपयोग कर सकेंगे। चौथे बिंदु में उन्होंने कहा कि भारत के सभी संगठन यानी कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका और सभी राज्य, इनकी शक्ति का आधार जनता होगी, यानी ये सब अपनी शक्ति जनता से प्राप्त करेंगे। यानी भारत का जो पूरा संविधान है उसका स्रोत, अंतिम स्रोत जनता है। उसके अलावा जो उन्होंने 5वां बात कही वो थी कि हम एक ऐसा संविधान बनाएं जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता हो, अवसरों की समानता हो और प्रतिष्ठा की समानता हो। उसके अलावा सभी नागरिकों को अपनी अभिव्यक्ति, बोलने, संगठन बनाने या फिर लोगों को उनकी पूजा पद्धति को अपनाने, आस्था रखने की स्वतंत्रता मिले। ये चीज भी हम लोगों में देखी कि आई। हम लोगों ने देखा कि हाँ, ये भी हुआ। भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर अगर आप 22 तक जाएंगे तो आप पाएंगे कि ये सारी चीजें हम लोगों ने पाई है। उसके बाद उन्होंने कहा अगले बिंदु में, छठे बिंदु में कहा कि अल्पसंख्यक समुदायों
आदिवासियों और अन्य पिछड़ी और दलित जातियों के अधिकारों को सुनिश्चित किया जाए। जो भी हुआ इसके क्या प्रावधान है ये हम आपको आने वाले अध्याय में बताएंगे। और एक अंतिम बिंदु जो उन्होंने कहा वो ये था कि भारत की अखंडता की रक्षा होगी और न्याय के सिद्धांत के तहत भारत की भूमि, यहाँ के जल और यहाँ की हवा पर हमारा अधिकार होगा। अंत में उन्होंने कहा कि भारत इस विश्व में एक ऐसा सम्मानजनक स्थान प्राप्त करेगा जो विश्व शांति और मानव मात्र के कल्याण का आधार बने। अब ये 8 बिंदु थे उद्देश्य प्रस्ताव के। याद रखने की तो ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन एक बैकग्राउंड मिले आप लोगों को, इसलिए मैंने ये सारे 8 बिंदु आपको बता दिए। और लेकिन ये बात आप समझ लीजिए कि इस उद्देश्य प्रस्ताव के एक एक बिंदु पर संविधान में प्रावधान है। भाई नेहरू जी ने क्या किया? नेहरू जी ने 13 दिसंबर को कहा कि हम लोग यहाँ बैठे क्यों हैं? संविधान बनाने के लिए बैठे। जब हम यहाँ संविधान बनाने के लिए बैठे हैं तो संविधान में होना क्या क्या चाहिए? तो उन्होंने एक उद्देश्य प्रस्ताव रख दिया और कहा कि भाई संविधान में ये होना चाहिए, हम लोग इसी के लिए तो बैठे हैं यहाँ पर। उसके बाद 22 जनवरी 1947 को नेहरू जी के इस उद्देश्य प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया गया संविधान सभा द्वारा। और यही संविधान सभा का द्वारा पारित किया गया उद्देश्य प्रस्ताव भारतीय संविधान की नींव बना। 22 जनवरी 1947 ये तारीख है इस प्रस्ताव को पारित किए जाने की। 13 दिसंबर 1946 को ये प्रस्ताव लाया गया था नेहरू द्वारा। उसके बाद अगला बिंदु आता है कि भारत का जो स्वतंत्रता अधिनियम था, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, उसका भारत की संविधान सभा पर क्या प्रभाव पड़ा। फरवरी 1946 में तत्कालीन इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की थी कि हम जून 1948 तक भारत को आजाद कर देंगे। इसी घोषणा की अनुपालना में 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान आया। 11 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित कर दिया। अब ये क्या है कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ तो उसके कुछ प्रावधान थे, और सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान ये था कि भारत और पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बटेंगे, यानी भारत का विभाजन होगा। आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि 1946 में जब कैबिनेट मिशन आया तो मोहम्मद अली जिन्ना को मनाया गया, कहा भाई एक ही संविधान सभा होगी भारत और पाकिस्तान के बीच की। ठीक है, बात बन गई थी उस समय संविधान सभा। लेकिन जब अब भारत का विभाजन होने वाला था अगस्त 1947 में, तो जाहिर सी बात थी जो पाकिस्तान संबंधित जो टेरिटरीज थी उनके जो सदस्य भारत की संविधान सभा में चुनकर आए थे, जैसे एक उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत था, वो 11 प्रांतों में एक था, उसके भी सदस्य भारत में संविधान सभा में आए थे चुनकर। अब उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत हुआ या फिर आपका पश्चिमी पंजाब हुआ, पूर्वी बंगाल हुआ, ये जो इलाके थे इनके सदस्य पाकिस्तान में चले गए। तो जाहिर सी बात है संविधान सभा की जो स्ट्रेंथ थी, संख्या थी, सदस्य संख्या, वो 389 से घट गई, और वो 389 से घटकर 299 हो गई। अब इसमें भी समझिए, जब 389 मैंने कहा था तब 296 ब्रिटिश भारत से थे और 93 देशी राज्य रजवाड़ों से थे। अब संख्या घट के कितनी आ गई? 299। तो 299 में से ब्रिटिश भारत के 229 रह गए 296 में से, क्योंकि जो बाकी जो बची थी 67, ब्रिटिश भारत की 67 सीटें पाकिस्तान में चली गई। तो 229 ब्रिटिश भारत और 70 देशी राज्य रजवाड़े रह गए, यानी 23 राज्य रजवाड़े के जो प्रतिनिधि थे वो पाकिस्तान की संविधान सभा में चले गए। तो जाहिर सी बात है अब भारत के संविधान 299 सदस्य, संविधान सभा में केवल 299 सदस्य रह गए, 90 सदस्य पाकिस्तान की संविधान सभा में चले गए। तो ये पहला प्रभाव हुआ। 299 का भी सब विभाजन है, 229 प्लस 70 ब्रिटिश भारत प्लस देशी रजवाड़े। उसके आगे अगर हम चलते हैं तो दूसरा जो प्रभाव पड़ा वो ये कि अब भारत की संविधान सभा को एक संप्रभु संगठन, संस्था, निकाय मान लिया गया, और ये कहा कि भारत अपना एक संविधान बनाएगा। और अंग्रेजों ने जितने भी कानून भारत पर लागू किए थे, कि जितने भी, और वो सारे कानून कैसे थे वो तो हम सबको पता है, वो दबाने वाले, अत्याचार करने वाले टाइप के कानून, जैसे एक रॉलेट एक्ट भी था। भारत की संविधान सभा को कहा
कि जितने भी कानून है उस सबको निरस्त कर सकती है भारत की संविधान सभा। तीसरा प्रभाव ये बड़ा कि अब भारत की संविधान सभा संसद भी बन गई। देखिए, संविधान सभा का काम संविधान बनाना था, लेकिन संविधान के अलावा और भी तो कानूनों की जरूरत पड़ती है। क्रिमिनल लॉज बनाने पड़ते हैं, उसके अलावा प्रॉपर्टी लॉज, जितने भी विभिन्न विभिन्न अधिनियम थे बनाने की जरूरत थी हमें। जैसे उदाहरण देता हूं मैं आपको कि 1952 में पहला चुनाव हम लोगों ने करवाया, ठीक है। अब संविधान में तो सीधा प्रावधान है कि चुनाव आयोग होगा और ये चुनाव करवाएगा वगैरह वगैरह, उससे ज्यादा कुछ है नहीं। लेकिन एक प्रावधान ये भी था कि चुनाव कैसे होंगे इसके लिए संसद कानून बना लेगी। तो 1950 में कानून बना, जन प्रतिनिधित्व कानून। सवाल यह कि जब चुनाव 1952 में हुए तो जन प्रतिनिधित्व कानून 1950 में कैसे बन गया? तो इसका रीजन यही है कि भारत की संविधान सभा संसद का भी काम करती थी, संसद भी बन गई थी। अब होता क्या था ये देखिए, बड़ा रोचक ये है कि संविधान सभा जिस दिन संसद के रूप में मिलती थी उस दिन उसकी अध्यक्षता जीवी मालवानकर करते थे, गणेश वसुदेव मालवानकर, जो भारत की लोकसभा के प्रथम स्पीकर भी थे। लेकिन जब वही लोग संविधान सभा के रूप में मिलते थे, किसी साधारण कानून को नहीं बना रहे। अब जब वो संविधान बना रहे होते थे तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके अध्यक्ष हुआ करते थे। तो साधारण कानून तो आज बनते ही है, संविधान संशोधन अलग चीज, संविधान बड़ी चीज हो गई वो उसके, लेकिन साधारण कानूनों की जरूरत पड़ती है भारत को हर एक मामले में। अब कोई हत्या करे तो उसके लिए कानून अगर बनाना हो या सजा का प्रावधान करना हो तो संविधान में थोड़ी संशोधन करेंगे। संविधान इस मामले में कुछ नहीं कहता। ये तो आपकी भारतीय दंड संहिताएं हैं, भूमि कानून है, या जितने भी दूसरे सिविल लॉज हैं वो तो ऑर्डिनरी लॉज हैं, वो तो संसद ही बनाती रहती है। तो वो उस समय चला। एक बड़ा बदलाव जो आया इस पूरे घटना चक्र में वो ये था कि भारत संविधान बनाने के दौर में आजाद हो गया। भारत संविधान बना रहा था, उसी समय आजाद हुआ। और उस समय बड़ी बात यह है कि मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी, ये दो प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे उस दौर के, वे लोग संविधान सभा से बाहर रहे। महात्मा गांधी, आपको याद ही होगा जब भारत में हालात बिगड़े हुए थे तो वो तो घूम रहे थे कि दंगे वगैरह शांत करवाएं, तो वो एक अलग कहानी इतिहास में है। उसके बाद अब अगर हम चलें तो संविधान सभा के अन्य और फैक्ट्स क्या है, तथ्य। अन्य फैक्ट्स में मैं आपको बताऊं तो कुल 11 सत्र आयोजित किए गए संविधान सभा के। अब 11 सत्र का मतलब क्या हुआ? सत्र मतलब संविधान सभा कुछ दिनों के लिए बैठती, 1-1.5 महीने 2 महीने लगातार, फिर बीच में अवकाश आता, एक सत्र पूरा हुआ, उस अवकाश के बाद दोबारा दूसरा सत्र आता, फिर अवकाश। इस तरीके से कुल 11 सत्र आहूत हुए। 9 दिसंबर को, जैसा मैंने बताया आपको, पहला सत्र आहूत हुआ। अंतिम सत्र 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को अंतिम सत्र प्रारंभ हुआ संविधान सभा का। एक प्रश्न और, संविधान सभा ने क्या केवल संविधान ही बनाया? एक तो मैंने कहा कि संविधान सभा संसद भी बनी, उसने जब तक प्रथम आम चुनाव नहीं हुए तब तक जो कानून बनाने की जरूरत थी वो कानून संविधान सभा ही बना लेती थी, लेकिन वो संसद के रूप में अलग से मिलती थी, अलग दिन निर्धारित होता था उसका। उसके अलावा कुछ काम और किए इन लोगों ने। एक, संविधान सभा ने भारत की कॉमनवेल्थ की सदस्यता को अनुमोदित किया। अब कॉमनवेल्थ क्या है? दरअसल कॉमनवेल्थ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसके बारे में अंतर्राष्ट्रीय जब राजनीति पढ़ेंगे तब मैं उसे एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से, लेकिन अभी संक्षिप्त में इतना बताता हूं कि कॉमनवेल्थ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उन देशों का जो अंग्रेजों के गुलाम या उपनिवेश रहे। यानी कॉमनवेल्थ, जिसे हिंदी में राष्ट्रमंडल कहते हैं, राष्ट्रमंडल देश वे देश है जो कभी न कभी अंग्रेजों यानी ब्रिटिश महारानी के अधीन रहे, कभी न कभी। वो सारे देश कॉमनवेल्थ बनाते हैं। तो भारत ने कॉमनवेल्थ की सदस्यता स्वीकार करी, उस सदस्यता को अनुमोदित भारत की संविधान सभा ने किया। उसके अलावा 22 जुलाई 1947 को तिरंगे को भारत का राष्ट्रीय ध्वज भारत की संविधान सभा ने घोषित किया। 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन 24 जनवरी 1950 को ये अनुमोदित किए गए राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान के रूप में।
उसके अलावा 24 जनवरी को ही एक अन्य काम और हुआ। आप लोगों को राष्ट्रपति का पता है कि राष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के सदस्य मिलकर करते हैं। क्या राष्ट्रपति पढ़ेंगे तब और विस्तार से, लेकिन उस समय चुनाव तो हुए नहीं थे। 1950 का दौर था, 52 में पहले चुनाव हुए थे, तो उस समय संविधान सभा ने भारत का एक राष्ट्रपति चुन लिया। तो 24 जनवरी 1950 को भारत का प्रथम राष्ट्रपति संविधान सभा द्वारा चुना गया और उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं संविधान सभा के संबंध में। उसके बाद अगला जो ऑडियो लेक्चर इसी सीरीज का, यानी मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का निर्माण, उसमें हम बात करेंगे भारत की प्रारूप समिति, विभिन्न समितियों की जिन्होंने संविधान के निर्माण में विभिन्न रोल अदा किया। साथ ही हम बात करेंगे संविधान निर्माण की कब लागू हुआ, कैसे लागू हुआ और क्या उसके मौलिक प्रावधान थे। अंत में जाते जाते इतना कहूंगी कि रिकॉर्डिंग अजमेर ग्रुप से कोई भी दृष्टिबाधित व्यक्ति यदि जुड़ना चाहता है तो वो हमारे ग्रुप एडमिन मिस्टर संदीप त्रिवेदी से 9414868659 पर संपर्क कर सकता है। धन्यवाद।